हेलो स्टूडेंट, मैं आपका डीके दीपक सर। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं 12th का इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्शन का, और उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें भी एक स्पेशली हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में ये बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा कि रिप्रोडक्शन क्या, इसके बारे में डिटेल बताया हुआ है। तो यहाँ मैं सिर्फ एक समराइज आपको कर देता हूँ कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन भी क्या, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा यंग वंस को, दैट मीन्स ऑफ स्प्रिंग को या संतान कहिए, उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ हम सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या, एक रिप्रोडक्शन का टाइप है। इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मान लीजिए पेरेंट्स ए है और एक पेरेंट्स बी है। तो पेरेंट्स ए और पेरेंट्स बी दोनों का बॉडी कैसा है, डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड आप समझते होंगे कि डिप्लॉयड क्या होता है। डिप्लॉयड का मतलब होता है कि उस ऑर्गेनिज्म के जितने भी सेल्स हैं, उसका बॉडी जितने भी सेल्स का बना हुआ है, उन सारे सेल्स में जितने भी क्रोमोसोम हैं अपने पेयर के फॉर्म में है। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 23 टाइप्स के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और वो सारे क्रोमोसोम अपने एक एक सेम टाइप के क्रोमोसोम से क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। जिसमें से क्या होता है कि एक जो है मदर से आता है और दूसरा फादर से आता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि इसका टोटल जो बॉडी है, होल बॉडी है, वो आपका डिप्लॉयड सेल का बना हुआ है। इसी तरह अगर कोई पेरेंट्स बी है तो इसका भी बॉडी डिप्लॉयड सेल का बना हुआ है। अब ये पेरेंट ए, ये क्या है, पेरेंट है, पेरेंट ए और पेरेंट बी, ये दोनों पेरेंट क्या करेंगे, ये पेरेंट ए एक सेल को रिलीज करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं गैमेट। ये क्या हो गया आपका, गैमेट। तो ये गैमेट जो है वो हैप्लॉइड होता है, वो नेचर में कैसा है, हैप्लॉइड। और पेरेंट भी, ये भी क्या रिलीज किया, गैमेट। और ये भी क्या है, बाय नेचर हैप्लॉइड है। अब ये दोनों हैप्लॉइड सेल, कहने का मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, जितने भी क्रोमोसोम है वो पेयर के फॉर्म में नहीं है। जबकि इसके बॉडी का जितना भी सेल था, उसके बॉडी का टोटल सेल डिप्लॉयड फॉर्म यानी जोड़े में है। तो ये सिंगल कॉपी का क्रोमोसोम इसमें है, इस गैमेट में, और इसमें है। ये दोनों क्या करेगा, आपस में फ्यूज करेगा। ये क्या करा, क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। इस दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा, एक डिप्लॉयड सेल बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जायगोट। अब ये जायगोट में जो हुआ, इसमें कितना था क्रोमोसोम नंबर n, इसमें भी कितना था क्रोमोसोम नंबर n। अब इस दोनों n से क्या बन गया, 2n। अब ये है सेल जो है जायगोट। ये याद रखिएगा, जायगोट भी एक सेल है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें 2n है, यानी ये डिप्लॉयड सेल है। अब ये जायगोट फर्दर एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा, फिर एम्ब्रायो से ये क्या करेगा, एक यंग वन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो टोटल प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस हुआ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्या हो गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स इन्वॉल्व।
ये दो पेरेंट इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और दोनों पेरेंट क्या बनाते हैं, गैमेट बनाते हैं। और ये दोनों गैमेट क्या करता है, आपस में फ्यूज करता है, और ये क्या बनाता है, एक डिप्लॉइड सेल बनाता है, इसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। और ये फर्दर ये जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रायो और फिर एम्ब्रायो से यंग वंस का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस होल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आपको और दिक्कत हो रही समझने में, तो पेरेंट ए को मान लीजिए आप मेल, पेरेंट बी को मान लीजिए फीमेल, ह्यूमन के संदर्भ में। तो अगर पेरेंट ए जो है गैमेट बना, उस गैमेट का नाम मान लीजिए स्पर्म हो गया, पेरेंट बी फीमेल, ये गैमेट बन का ओवा हो गया, दोनों के फ्यूजन से क्या बना, जाइगोट, और फिर जाइगोट से एम्ब्रायो, फिर एम्ब्रायो से डेवलप होकर एक बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन में तो ये होता है ना कि रिप्रोडक्शन का क्या अर्थ होता है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि दो पेरेंट या सिंगल पेरेंट अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अगर दो डिफरेंट पेरेंट अगर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं बाय फॉर्मिंग गैमेट, तो इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जिसमें सिंगल पेरेंट के द्वारा ही ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो चलिए ये आपने समझ लिया, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेरिट और डीमेरिट दोनों पर डिस्कस करेंगे। अगर मेरिट की बात करें, किसकी बात करें, मेरिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेरिट की अगर हम लोग बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे जो खास बात होता है कि इसमें जीन्स का इंटरमिक्सिंग होता है। और जीन्स के इंटरमिक्सिंग से क्या होता है, वेरिएशन होता है, वेरिएशन को प्रमोट करता है, और वेरिएशन फर्दर आगे चल के इवोल्यूशन का काम करता है। अब मान लीजिए कि एक पेरेंट है, कोई बहुत ज़्यादा धूप में रह रहा है, मेल पेरेंट है, और उसका जो फीमेल पेरेंट है वो ठंडे में रह रहा है। अगर दोनों के गैमेट से अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पन्न होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, तो उस ऑर्गेनिज्म में दोनों के गुण का, दोनों के जीन्स का क्या हुआ, मिक्सिंग हुआ। और ये मिक्सिंग क्या करता है, इस ऑफस्प्रिंग को अपने पेरेंट से ज्यादा क्या करता है, वाइटल और वाइगर बनाता है। वाइटल और वाइगर का मतलब आप समझते क्या होता है, एक वर्ड आता है वाइगर एंड वाइटलिटी, वाइगर एंड वाइटलिटी। प्रोडक्शन से जो उत्पन्न संतान होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, उसमें वाइगर और वाइटलिटी होता है। आप हिंदी में जानते होंगे कि हम लोग बहुत सारे किताबें पढ़ते हैं, ओजस्वी भव, तेजस्वी भव, बोलते ना जी। तो ओज और तेज को वाइगर एंड वाइटलिटी बोला जाता है। लेकिन ओज और तेज क्या होता है, ओज और तेज का अर्थ होता है कि उस व्यक्ति में, उस जीव में वातावरण से लड़ने की जो क्षमता होती है, वो उसको क्या कहते हैं, ओज बोलते हैं, बोला जाता है, यानी वाइगर बोला जाता है। यानी वाइगर कहने का मतलब हुआ कि उस व्यक्ति का इंटरनल इम्यूनिटी, इंटरनल पावर उसका क्या होगा, बेस्ट होगा अदर के रिफरेंस में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, उसमें जबरदस्त वाइगर एंड वाइटलिटी पाया जाता है। तो ये वाइगर और वाइटलिटी क्यों पाया जाता है, इसका एक रीजन ये है कि जीन्स का क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होता है। मदर और फादर के जीन्स का क्या होता है, एक नया कॉम्बिनेशन तैयार होता है, और यह कॉम्बिनेशन इसको इसके वातावरण में जीने के लिए ज्यादा क्या करता है, चांसेस प्रोवाइड कराता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सबसे जबरदस्त फीचर है कि यह वाइगर एंड वाइटलिटी प्रोड्यूस करता है। दूसरा,
कि इंटरमिक्सिंग ऑफ जीन्स के कारण क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, अपने पेरेंट से डिफरेंट हो जाते हैं। डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह उल्टा हो जाए, यानी कि कोई भी बच्चा माँ की तरह भी होगा, अपने पिता की तरह भी होगा, लेकिन वो न पूरी तरह माँ की तरह होगा न पूरी तरह पिता की तरह होगा, और दोनों के मिक्सिंग से एक नए फीचर का जन्म होता है। जैसे मान लीजिए कि पिंक कलर रेड कलर है और वाइट कलर है, दोनों के मिक्सिंग से एक पिंक कलर का फॉर्मेशन होता है, और उस पिंक में वाइट कलर भी दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं उसका अंश, और रेड कलर भी दिख रहा है, लेकिन गुलाबी या पिंक जो है अपने आप में एक डिफरेंट कलर है। तो उसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें वेरिएशंस होते हैं, और वेरिएशन अल्टीमेटली लीड्स टू इवोल्यूशन, यानी छोटे छोटे वेरिएशंस कई जनरेशन के बाद एक्युमुलेट होते हैं और एक नए ऑर्गेनिज्म के विकास का, डेवलपमेंट का एक रास्ता तैयार करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये तो बात होगी इसके मेरिट की। अब हम लोग बात करते हैं डीमेरिट का। Demerits of sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिमेरिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये एक स्लो प्रोसेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बहुत तेजी से होता है, बहुत कम समय लगाता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये टाइम टेकिंग होता है, इसमें समय लगता है। अगर एक ह्यूमन की बात कीजिए तो एक बच्चे का जन्म जो है वो होना वो कम से कम 9 मंथ लगाता है। तो उसी तरह जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अलग अलग टाइम को क्या करता है, कंज्यूम करता है इस वर्क को करने में। तो एक स्लो प्रोसेस, जितना जल्दी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उतना जल्दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसमें टाइम लगता है। दूसरा पॉइंट यह है कि जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये डिपेंड करता है चांस फैक्टर पर। चांस फैक्टर दैट मीन्स ये श्योर नहीं हो पाता है कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ, ये फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होगा उस दौरान सारे गैमेट्स हैं, चाहे वो मेल गैमेट्स हों चाहे वो फीमेल गैमेट्स हों, वो सारे फर्टिलाइज हो ही जाएंगे। इसीलिए आप देखते होंगे अगर आप ह्यूमन की बात करें तो एस्पर्म का जो नंबर होता है बहुत ज़्यादा होता है और ओवा का नंबर कम होता है। तो ये ज़्यादा एस्पर्म बनने का मतलब ये हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत सारे एस्पर्म ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या होता है, जब बहुत सारे एस्पर्म बनते हैं ताकि कोई ना कोई एस्पर्म ओवा को फर्टिलाइज कर ले। तो ये टोटली क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये चांस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये चांस में किसको मौका मिलेगा किस गैमेट को फर्टिलाइज करने का, किस गैमेट को फर्टिलाइजेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये तो पहला आपने समझ लिया कि एक स्लो प्रोसेस है। दूसरा क्या है, ये चांस फैक्टर पे क्या करता है, वर्क करता है। और तीसरा जो बात है इसका मेरिट की अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत सारे रिसोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपको बता दें, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। तो ब्रायोफाइटा में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसको वाटर की ज़रूरत होती है। अगर वाटर नहीं मिला तो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इसलिए तो हम लोग ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके नीट में भी आ चुका है, अदर एग्जाम में भी आ चुका है कि ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं।
इसका क्या होगा आंसर? अभी हमने बताया कि इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की जरूरत होती है, क्योंकि इसका मेल गैमेट जो होता है वो स्विम करेगा फ्लैजेला के द्वारा और इसके लिए वाटर मीडियम की जरूरत होगी। जबकि ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होता, उसको ज़्यादा रिसोर्स की जरूरत नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे रिसोर्स की जरूरत होती है जो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के टाइप पर। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेरिट और डिमेरिट। ठीक है, अब देखिए इसी चैप्टर का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था पहला रिप्रोडक्शन का, जिसमें लाइफ स्पैन के बारे में मैंने बताया हुआ था। तो लाइफ स्पैन क्या बताया था मैंने कि कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा लेगा, जन्म लेगा इस दुनिया में, उसको एक न एक दिन मरना ही होगा। ठीक है, जिस तरह बर्थ निश्चित है, सर्टेन है, जन्म निश्चित है, होना है किसी भी जीव का, उस तरह मौत भी क्या है, निश्चित है। जब कोई ऑर्गेनिज्म नेचुरल प्रकार से जन्म लिया और नेचुरल तरीके से वो मर गया, ये टोटल टाइम उस दौरान जो उन्होंने एक्सपेंड किया, ये टोटल टाइम उसका क्या कहलाता है, लाइफ स्पैन। इसमें एक्सीडेंटल बात को छोड़ के इसमें एक्सीडेंटल चीज शामिल नहीं हुई। अब मान लीजिए कि ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन को अगर हम अच्छा से खिलाएं पिलाएं, उसका हर तरह से ख्याल रखें, एक बच्चे से लेके वो कितना दिन उसका आगा गया है एवरेज में, उसको माना गया है 100 ईयर्स। तो 100 ईयर्स जो है ह्यूमन का क्या हो गया, लाइफ स्पैन हो गया। तो सेक्सुअली और जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो आपको बटा होता है 3 फेज में। ठीक है, तो पहला फेज होता है जुवेनाइल फेज, दूसरा फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा फेज जो होता है सेंसेंट फेज होता है। अब इस फेज को आप समझिए बढ़िया से कि जुवेनाइल फेज क्या है। एक बात आपको बताएं, अगर बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर इस दुनिया में जन्म हुआ और जन्म होने के उसका मेन काम समझते क्या होता है, सिर्फ रिप्रोडक्शन। अब एग्जांपल देखिए, गेहूं का पौधा आपने खेतों में लगाया, बढ़िया से पौधा होगा, अब क्या होगा, फूल आएंगे, फूल आने के बाद क्या होगा, बीज बनेगा, और बीज बनने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे पौधा सूखता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि पौधा पूरी तरह से डेड हो जाएगा। इसी चीज को हम यहाँ समझाने की प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह गेहूं को आपने खेत में लगाया और फूल बनने तक, यानी प्लांट में अगर फूल बनना उसके सेक्सुअल मैच्योरिटी को दिखाता है, तो पौधा अपने जर्मिनेशन से लेके फूल बनने तक का जो टाइम पीरियड एक्सपेंड किया, वो टोटल टाइम, ये जो पीरियड है वो कहलाएगा आपको जुवेनाइल पीरियड। यानी जुवेनाइल पीरियड में क्या होता है कि बॉडी ग्रोथ करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो क्या हो सके, डेवलप हो सके, मैच्योर हो सके। ठीक है, तो अब पौधा क्या हुआ, फ्लावरिंग स्टेज में पहुंचा। जब फ्लावरिंग स्टेज में पहुंच गया, वो कौन सा स्टेज हो गया, कौन सा पीरियड वो पूरा कर रहा है प्लांट, वो रिप्रोडक्टिव फेज को कर रहा है। और जब उसका रिप्रोडक्शन हो जाएगा, अब उसके लाइफ का कोई मीनिंग नहीं बचा। अब क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा और प्लांट धीरे धीरे सूखता चला जाएगा, धीरे धीरे पुराना होता जाएगा, यानी ग्रोइंग ओल्ड होने लगेगा। इस फेज को कहा जाता है सेनेसेंस फेज। कब तक, जब तक उसमें बीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ। बीज के फॉर्मेशन के बाद क्या होगा कि प्लांट धीरे धीरे सूखता चला जाएगा और लास्ट में डेड हो जाएगा। ये क्या कहला है आपका, सेनेसेंट फेज। अगर एनिमल की बात कर लें आप, तो यह जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो ज्यादा क्रूशियल है, और आपको इसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। जैसे अभी आपने सुना ऑर्गेनिज्म, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, तो कैसा ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है, यह ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा।
अब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है, अब इसका क्या है, लाइफ स्पैन है। इसका क्या है, लाइफ स्पैन। वो अपना जो जन्म से लेके मृत्यु तक, डेथ तक, वो जो समय गुजारेगा वो उसका लाइफ स्पैन कहलाता है। अब इसका लाइफ स्पैन कितने स्टेप में बटा हुआ है, कई पार्ट में बटा हुआ है। यह बेसिकली 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला जो इसका जो फेज है वो क्या आपका, जुवेनाइल फेज। पहला फेज में क्या होता है, इस अवस्था, ठीक है। दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा फेज। तो कौन सा फेज है, सेनेसेंट फेज। पहला जुवेनाइल फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा सेनेसेंट फेज। तो जुवेनाइल फेज में क्या होगा कि बॉडी में ग्रोथ होगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या होंगे, डेवलप होंगे। और ये रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होगा। तो इस फेज में क्या होगा, रिप्रोडक्टिव फेज में मैच्योर होगा। और इस सेनेसेंट फेज में क्या होगा, इस फेज में बॉडी जो है ग्रोइंग ओल्ड, वो बूढ़ा होने लगेगा। और लास्ट में बूढ़ा होने के बाद क्या होगा, डेथ, और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये हुआ जुवेनाइल फेज। किसका फेज है, ग्रोथ का। किसका ग्रोथ होता है इस फेज में, बॉडी का, होल बॉडी का। और उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। अब बच गया आपका ये रिप्रोडक्टिव फेज। अब इस रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा, 3 इवेंट्स होंगे कम से कम। इवेंट मीन्स घटना जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक हो जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा हो जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब इसको अच्छे से समझ लीजिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा आपके दिमाग में, ठीक है। एक बार उसके फिर रिकैप कर लें। हम बात करें इसका ऑर्गेनिज्म का, तो कैसा ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। क्या है ये, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। उस ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उस ऑर्गेनिज्म में क्या है, लाइफ स्पैन होगा, ठीक है। उसका लाइफ स्पैन 3 फेज में बटा होगा, ठीक है। पहला फेज क्या कहलाएगा, जुवेनाइल फेज। इस फेज में क्या होता है, होल बॉडी ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो भी क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, और वो मैच्योरिटी की ओर बढ़ेगा। दूसरा क्या फेज बताया, रिप्रोडक्टिव फेज। इस फेज में क्या होगा, 3 घटनाएं होंगी इस उम्र में आने पर, इस अवस्था में आने पर, ठीक है। पहला क्या, कौन सा घटना होगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा कौन सा होगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट, और तीसरा हो जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन से पहले ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो भी फिनोमेना होगा, घटनाएं होंगी उसके बॉडी के साथ, किसके संदर्भ में, रिप्रोडक्शन के संदर्भ में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री का मतलब है पहले, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले। फर्टिलाइजेशन क्या होता है,
फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है गैमेट का फ्यूजन, उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फ्यूजन से पहले भी उसके बॉडी में क्या होंगे, इवेंट्स होंगे, घटनाएं होंगी जो उसको इनेबल बनाएगा, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। ये फेनोमेना क्या कहलाएगा, ये इवेंट क्या कहलाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब क्या होगा, तब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे। इस तीनों के बारे में हम डिटेल से बताएंगे इस टॉपिक में। और जब ये रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होगा तब कौन सा फेज होगा, सेनेसेंट फेज। इस सेनेसेंट फेज में क्या होगा, बॉडी ग्रोइंग ओल्ड, शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगेगा। और उसके बाद बूढ़ा का क्या मंजिल होता है, डेस्टिनेशन, डेथ, कब्रिस्तान, वहीं से पहुंच जाएगा वो। ठीक है, तो अब हम तीनों के बारे में जो रिप्रोडक्टिव फेज है इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। अब इस फेज में क्या क्या होगा, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होगा ऑर्गेनिज्म में, इसे बेसिकली दो वर्क होंगे उसके बॉडी में, ठीक है। पहला काम किसका होगा, आपको पहले पता है कि इसमें गैमेट का फ्यूजन होता है इस रिप्रोडक्शन में। तो इसमें पहला काम होगा गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट का निर्माण। तो गैमेट का फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो जेनेसिस, गैमेट, सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, SIS, सिस का मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन। जब गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो पहला तो काम क्या होगा, इस रिप्रोडक्टिव फेज में जब कोई भी ऑर्गेनिज्म पहुंच गया तो क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा जी। अगर गैमेट बनेगा ही नहीं तो फ्यूजन किसका होगा, तो सबसे पहले तो उसके बॉडी में गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, ठीक है। तो गैमेट का फॉर्मेशन जिस ऑर्गन में होता है उसको गोनेड बोलते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे, गोनेड्स, ठीक है। ये क्या कहना है आपका, गोनेड्स कहना है। अब ये गोनेड्स जो होगा वो डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, ये दो टाइप का होगा, ठीक है। अगर मेल का बॉडी है तो मेल गोनेड्स, फीमेल का बॉडी है तो फीमेल गोनेड्स। तो मेल का जो गोनेड्स होगा और फीमेल का गोनेड्स, अगर ह्यूमन के संदर्भ में देखें तो मेल के गोनेड्स को हम लोग बोलते हैं टेस्टिस, और फीमेल गोनेड्स को हम लोग बोलते हैं ओवरी। तो ओवरी और टेस्टिस क्या हो गया जी, गोनेड्स हो गया। इस गोनेड्स में क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। और गैमेट बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब टेस्टिस है तो इससे जो मेल गैमेट्स बनेंगे उसको हम लोग क्या बोले, स्पर्म। और ओवरी से जो गैमेट बनेंगे उसको क्या कहेंगे, ओवा, ठीक है। तो स्पर्म के बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवा के बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं oogenesis। तो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों क्या है जी, गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस है। इस तरह अगर आप देखें तो गैमेटोजेनेसिस कितने टाइप के हो जाएंगे, दो टाइप का, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। अगर मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म का हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवा का यदि हो रहा है तो oogenesis, ठीक है। अब है कि मेल, ये जो स्पर्म और ओवा क्या है आपका, गैमेट्स है। ये गैमेट्स क्या बताया था आपको इस वीडियो में, गैमेट्स सेल होते हैं। कैसा सेल होता है, तो हैप्लॉइड सेल होता है। हैप्लॉइड कहने का मतलब क्या हो गया, उसमें जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, वो अनपेयर्ड फॉर्म में है, ठीक है। 23 क्रोमोसोम जो है वो सिंगल है।
तो एक हो गया आपका गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, फर्टिलाइजेशन से पहले गेमेट का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होगा कब, जब इस गेमेट का ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में, मेल गेमेट का ट्रांसफर फीमेल गेमेट में, फीमेल के बॉडी में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गेमेट ट्रांसफर। तो पहले गेमेट का, अब क्या होगा, गेमेट का फॉर्मेशन हो गया, अब क्या होगा, गेमेट का ट्रांसफर होगा। तो दूसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, गेमेट ट्रांसफर। गेमेट का जो ट्रांसफर है जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस को कॉपुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को इज कॉल्ड कॉपुलेशन, मैथुन, इसको हिंदी में बोला जाता है। कॉपुलेशन का क्या मतलब हुआ कि मेल और फीमेल बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट होगा, और इस फिजिकल कांटेक्ट के दौरान क्या होगा कि एस्पर्म फीमेल के बॉडी में इंसर्ट होगा, पहुंच जाएगा, कि गेमेट का ट्रांसफर होगा। और गेमेट के ट्रांसफर के प्रोसेस को क्या कहते हैं एनिमल में, कॉपुलेशन। कॉपुलेशन क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, इसमें मेल और फीमेल एक दूसरे के बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं ताकि क्या हो सके, गेमेट का ट्रांसफर हो सके। मेल गेमेट का ट्रांसफर फीमेल के बॉडी में हो सके। फीमेल के बॉडी का कहने का क्या मतलब हुआ कि उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ट्रैक्ट है, वैगिना है, इन सारे ऑर्गन में क्या होगा कि एस्पर्म का ट्रांसफर होगा। ठीक है, और जब, क्योंकि गैमेट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोटाइल और दूसरा नॉन मोटाइल। इसमें मेल का जो गैमेट होता है वो मोटाइल नेचर का होता है, और फीमेल का जो गैमेट होता है नॉन मोटाइल नेचर का होता है। तो ये गैमेट का ट्रांसफर हुआ। अब गैमेट का ट्रांसफर कोई, हम लोग प्लांट के रेफरेंस में देखें, संदर्भ में देखें, तो गैमेट का ट्रांसफर क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। आप 9th-10th में भी पढ़ चुके होंगे कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन on the stigma of gynoecium is called pollination। तो पॉलिनेशन भी क्या है, गैमेट ट्रांसफर का एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ बल्कि सिर्फ गैमेट का ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ पर भी क्या, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमेट का सिर्फ ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन की। अब फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन क्या है कि फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तो होगा, लेकिन कैसा गैमेट, आप एक वर्ड पढ़े होंगे, कॉम्पिटेबल गैमेट। कॉम्पिटेबल गैमेट्स का अर्थ होता है, अब मान लीजिए कि ह्यूमन का जो मेल है वो एस्पर्म बनाया, वो भी गैमेट हुआ। मंकी का जो मेल है उसके बॉडी में भी क्या हुआ, सॉरी अगर ज़्यादा डिटेल में जाने तो उसके टेस्टिस में किसका फॉर्मेशन होगा, एस्पर्म का। तो क्या मंकी का जो एस्पर्म है फीमेल के बॉडी में डाल दिया जाए, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाल दिया जाए, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह से आप 9th-10th में भी पढ़े होंगे कि दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन, इसका स्पीसीज अलग हो,
गेंदा पर अगर अड़हुल का अगर पोलन ग्रेन गिर जाए तो क्या उसका फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी जो सेल्स है, अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है, अगर मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच क्या होता है, एक केमिकल इंटरेक्शन होता है जो अपने और पराये को पहचानता है कि हमारे स्पीसीज का है या नहीं। तो इस दोनों के बीच में जो केमिकल जो इंटरेक्शन होता है, जिसके द्वारा यह एक दूसरे को क्या करता है, पहचानता है कि यह हमारे स्पीसीज का ही क्या है, गैमेट है। तो वैसा गैमेट जो अपने आप में पहचान पाए, एक दूसरे के कॉम्पिटेटनेस को पहचान पाए कि यह हमारा ही गैमेट्स है, ठीक है, तो वैसे गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा। और उसी फ्यूजन को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो फर्टिलाइजेशन कहने का क्या तात्पर्य हुआ यहाँ पे, कि फ्यूजन ऑफ टू कॉम्पिटेबल गैमेट्स, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो कॉम्पिटेबल गैमेट्स के फ्यूजन से किसका फॉर्मेशन होता है, जायगोट का। और फिर जायगोट के बाद का जो फिनोमेना होगा, डेवलपमेंट वगैरह, ये सब क्या कहलाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाएगा। तो ये फर्टिलाइजेशन जो है, ये टाइप की बात करें तो ये दो टाइप का होता है, ठीक है। एक हो जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ कि जब मेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल के बॉडी के अंदर हो, यानी ओवा जो है फीमेल के बॉडी के अंदर ही है, और मेल गैमेट्स वहाँ पहुँचकर वहाँ उसको फर्टिलाइज करता है, यह कहलाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे ह्यूमन में हुआ, काऊ में हुआ, मंकी में हुआ, ये सब इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ कि जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन बॉडी के बाहर हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे फ्रॉग की बात करें, आप देखेंगे ब्रीडिंग सीजन में ये तालाब का किनारा हमारे पानी है, तो यहाँ पर एक मेढक यहाँ पे है, फिर इसके ऊपर एक मेढक ऊपर चढ़ जाएगा और क्या करेगा कि अपना जो फीमेल उस सब पीरियड में फीमेल अपना स्पर्म वाटर में रिलीज किया, सॉरी ओवा को, और मेल भी अपना जो स्पर्म में इसके ऊपर रिलीज करेगा। और फिर बाद में ये बॉडी के बाहर में क्या होगा, इसका फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर बाद में डेवलप होकर क्या होगा, टेडपोल से फिर मेढक का फॉर्मेशन होगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये फर्टिलाइजेशन क्या है। अगर नहीं आया तो फिर मैं एक बार आपको समराइज कर दूँ, ठीक है, कि ये फर्टिलाइजेशन क्या है, कि जब दो कंपैटिबल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं और जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब गैमेट जो होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन करने के लिए उसके बॉडी में पहुंचता है, यानी फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है फीमेल का, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल में क्या होगा कि जब फ्यूजन ऑफ गैमेट आउटसाइड द बॉडी होगा, जैसे आपको मैंने बताया फ्रॉग के बारे में, तो ये क्या हो गया आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब एक चीज और एक पॉइंट आप समझ लीजिए इस दोनों में डिफरेंस के बारे में, कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या डिफरेंस है। तो अभी तक के पूरे लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पहले है होता क्या है। एक चीज तो आ गया कि बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल बॉडी के अंदर तो इंटरनल होगा, अगर
आउटसाइड द बॉडी अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों क्या होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, लार्ज नंबर में क्या होता है प्रोड्यूस होता है। और इंटरनल में क्या होता है कि मेल गैमेट ज़्यादा बनता है और फीमेल गैमेट उसके रिस्पेक्ट में कम बनते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद वो अनप्रोटेक्टेड मीडियम में होता है, उसके लिए कोई सुरक्षा उसको नहीं चाहिए होता है, जबकि इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो प्रोटेक्टेड मीडियम में होता है। बात कर लेते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जैसा कि आपको पहले बताया मैंने कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन के बाद की घटनाएं इसमें शामिल होंगे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो इवेंट्स होंगे वो बेसिकली आपका क्या क्या होगा। पहले तो क्या होगा जैकोट बना, जैकोट के बाद क्या बनेगा एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस इसका मतलब फॉर्मेशन, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा इसमें। जाइगोट तो आपका बनेगा किसमें फर्टिलाइजेशन में, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद दूसरा इवेंट होगा सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है अब इसको समझिए थोड़ा। एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब है जैसे एक गैमेट है ये लगातार क्लीवेज कर रहा है, टूट रहा है, और एक नंबर ऑफ सेल का क्या बनाया एक क्लस्टर बनाया, झुंड बनाया। इस टोटल जो क्लस्टर है इसको हमने क्या बताया एम्ब्रायो। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इसमें जितने भी सेल्स हैं उसका वर्क डिवीजन नहीं हुआ है कि किसको कौन सा काम करना है। सभी सेल एक जैसे हैं, सारे सेल्स का जीन, सारा जीन इसका क्या स्विच ऑन मोड में है। कोई भी सेल जो है अपने पर्टिकुलर काम के लिए डिफाइंड नहीं है। तो ये सेल्स क्या हो गया एक ग्रुप ऑफ सेल्स एम्ब्रायो हो गया। इस तरह से आप मैट्रिक तक क्या होता है अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में होता है। आप सारे विषय को पढ़ते हैं लेकिन जैसे आप 10th पास करते हैं आपका डिफरेंशिएशन हो जाता है। कोई कॉमर्स पढ़ते हैं, कोई साइंस पढ़ते हैं, कोई आर्ट्स पढ़ते हैं। उसी तरह ये जो एम्ब्रायो में जितने भी सेल्स हैं उसका कोई वर्क डिफाइंड नहीं है। सारा काम इसका सिर्फ एक ही मकसद है इसको डिवाइड करना, बस डिवाइड ही लगातार ये करेगा, इसके अलावा उसको कोई काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब इस अवस्था को क्रॉस करेगा तब ये क्या होगा इसमें जितने भी सेल्स हैं उस सारा सेल्स का क्या होगा पर्टिकुलर वर्क डिफाइंड होने लगेगा, निश्चित होने लगेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। अब मान लीजिए इसमें जितने भी सेल्स हैं सभी सेल्स अलग अलग टाइप के हो जाएंगे। अब इस सभी सेल्स इसका काम हो जाएगा, मान लीजिए किसी का काम है सूंघने का, किसी का काम हो जाएगा देखने का, किसी का काम हो जाएगा न्यूरॉन के फॉर्मेशन का। सभी का वर्क क्या होगा अलग अलग डिफाइंड हो जाएगा। तो इससे मान लीजिए इस सेल के डेवलपमेंट से हार्ट बनेगा, इससे आई बनने लगेगा, इससे टंग बनने लगेगा। इस तरह से क्या होगा कि सबका अलग अलग वर्क ऑफ डिवीजन होने लगेगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। और तीसरा जो लास्ट इसके बाद होगा वो है आपका क्या ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस यानी ऑर्गन का फॉर्मेशन होने लगेगा। यहाँ सबसे पहले क्या वर्क ऑफ डिवीजन के अकॉर्डिंग सभी को अपना अपना काम क्या कर दिया गया बांट दिया गया सेल्स का। और यहाँ पर क्या होगा सारे सेल्स अब इसको हार्ट के लिए बोला कि नहीं भाई हमें हार्ट बनाना है, इस सेल्स ये बोला कि नहीं भाई हमें आई बनाना है। तो सभी अपने काम में क्या करेंगे लग जाएंगे और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन होने लगेगा। और फिर सारे ऑर्गन से मिलकर क्या बनेगा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक होल बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से टोटल जो प्रोसेस है ये क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंतर्गत आते हैं।